हेलो बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये तुमने भी फील किया होगा। जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैं बताऊंगा कैसे फील किया है, उसको पढ़ेंगे हम। ये है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, देखो मोशन, जब भी मोशन का मतलब क्या है कि किसी एक रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, या एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी मूव कर रही है, तो उस बॉडी को डिस्टेंस उनके बीच की कम ज्यादा हो रही है, तो उसको बोलते हैं कि ये जो दूसरी बॉडी है वो किसमें, मोशन में है। तो मोशन का मतलब हमें मूव होती है ऑब्जेक्ट दिखनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, हमें ऐसा अपेयर होना चाहिए, तो हमें क्या लगेगा, वो मोशन में। तो मोशन जो होती है हमेशा रिलेटिव होती है, किसी न किसी से रिलेट करके देखते हैं। तो नॉर्मली हमारी मोशन हम किससे रिलेट करते हैं, ग्राउंड से रिलेट करते हैं। ग्राउंड को हम रेस्ट में मानते हैं, ठीक है, और उसके रेस्पेक्ट में कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है, कोई आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, तो वो मोशन में हमें लगेगा। ठीक है, तो ग्राउंड को हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं, पर एक्चुअल में क्या ग्राउंड रेस्पेक्ट में है, सॉरी रेस्ट में है ग्राउंड। जो अर्थ जो है हमारी रेस्ट में नहीं है, वो रोटेट कर रही है और साथ में रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड। ठीक है, तो जब अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, सन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये शब्द तुम शायद मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें। तो किसी न किसी की मोशन जब पढ़ेंगे तो हम किसी के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, किसी से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो वही है रिलेटिव मोशन। और जिससे भी रिलेट करेंगे हम मोशन को, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे या जिससे रिलेट करके पढ़ेंगे, उस बॉडी को हम क्या मान लेंगे, रेस्ट में मान लेंगे। जिसके भी रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे उसको क्या मान के चलेंगे हम, ये रेस्ट में। अब ये अगर रेस्ट में है तो ये कैसे मूव कर रहा होगा, ये कैसे मूव होता हुआ दिखेगा हमें, कैसा अपीयर होगा। ठीक है, ये तुमने देख भी रखा होगा, जैसे तुम ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, ये शायद मैंने पहले बता दिया होगा। तो ट्रेन में बैठे हुए हो तुम, कोई ट्रेन जैसे पैरेलल खड़ी है, ठीक है, तुम्हारी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, कोई बगल से फास्ट ट्रेन निकल जाती है, ठीक है, या फिर नॉर्मली ओवरटेक ट्रेन की केस में मिलता नहीं, ओवरटेक हम बस के केस में करते हैं। जैसे मान लो बस में बैठे हो तुम, बस में बैठे हुए और बस थोड़ा तेज चल रही है, उसी के आगे ट्रक चल रहा है, अब तुम्हारी जो बस है वो ट्रक को ओवरटेक कर रही है। तो जब तुम ऑब्जर्व करोगे ध्यान से ट्रक के मोशन को, तो ट्रक के मोशन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रक हमें बहुत धीरे धीरे मूव होता दिखेगा। खाली ट्रक को देखना है, बस में बैठे हो तुम विंडो सीट पर, ठीक है, और तुम ट्रक को देख रहे हो। तो जब ट्रक को देखोगे तुम्हें लग रहा है कि ट्रक बहुत धीरे धीरे चल रही है, हमारी बस जो है वो धीरे धीरे चल रही है ट्रक के रेस्पेक्ट में। तुम दूसरी साइड देखोगे, पेड़ की तरफ देखोगे, इधर उधर जो भी ग्राउंड है उसको देखोगे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम्हारी बस तेज चलती हुई दिखेगी। पर जब तुम ट्रक के रेस्पेक्ट में देखोगे, ट्रक को देखोगे, तो तुम्हारी बस धीरे धीरे चलती हुई दिखेगी। जैसे मान लो ये ट्रक है और तुम्हारी बस जो है वो इसको ओवरटेक कर रही है, ऐसे इसे ओवरटेक करना चाह रही है। तो जब तुम्हारी बस ओवरटेक कर रही होगी इसको, ट्रक को, ठीक है, तो तुम ट्रक पर जो भी लिखा होता है, ट्रक पर अलग अलग चीजें लिखी होती है, क्या क्या डिजाइन बनी होती है, वो सब तुम उसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, उसका ड्राइवर कौन है उसको भी तुम देख सकते हो। ठीक है, जब वो ओवरटेक कर रही होगी कि ड्राइवर जो है वो कहाँ का है, मतलब किस टाइप का है, उसको तुम देख सकते हो उस चीज को। ठीक है, उसकी शक्ल को देख सकते हो। पर यही ट्रक अगर मान लो सामने से आ रहा होता, ऐसे हमारी बस ऐसे जा रही है, ये ट्रक इधर से आ रहा है, या कोई भी गाड़ी आ रही है, ट्रक या कुछ भी आ रहा है, तो वो एकदम से स्पीड से निकल जाएगा जब वो सामने से क्रॉस करेगा तब। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेट करके देख रहे हैं। जब सीधा जा रहा है, दोनों एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तब रिलेट कर रहे हैं, तो स्पीड अलग अपीयर हो रही है। जब वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड अलग अपीयर हो रही है। मान लो किसी अगर अलग एंगल पर जा रहा होगा तो कैसा अपीयर होगा, इधर कहीं जा रहा होगा तो कैसा अपीयर होगा। तो इन सबको हम देखेंगे यहाँ पर रिलेटिव मोशन में, अलग अलग एंगल पर किस तरह से हम रिलेट करके देख सकते हैं मोशन को। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो पोजिशन वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, ये एक्स ये वाई, ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं अभी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा ए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा बी। ए का पोजीशन वेक्टर मैं बना रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर से बना सकते हैं आर ए वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं, ये आर बी वेक्टर। ठीक है, अब
बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में अगर बनाऊंगा, ठीक है, या फिर ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में अगर बनाएंगे तो उसको कैसा लिख सकते हैं? देखो जैसे बी की पोजीशन बतानी मुझे ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में बी कहां पर है, तो ये ए यहां पर है, इसके रेस्पेक्ट में बी कहां मिलेगा जब मैं इधर जाऊंगा, ए यहां पर है, बी कहां मिलेगा जब मैं ऐसे जाऊंगा, इस तरफ मूव करूंगा, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन बताएगा, ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन, तो इसको मैं लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिख देते हैं, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में। तो तुम यहाँ पर ये तुम ट्रायंगल लो अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर, ये ऐसा लिख सकते हैं आर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। देखो यहाँ पर आर ए और आर बी तो क्या हो जाएगा, आर ए क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन बोल देते हैं, बी क्या है हमारा आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये क्या है, ये जो मिला मुझे ये क्या मिला पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये जो वैल्यू मिली ये हो जाएगा बी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ए को, तो इसको मैंने कैसे लिखा है, इसी तरह से लिखा है, यहाँ बी पहले लिखा है ए बाद में लिखा है, आर बी ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए, ठीक है, अलग अलग जगह तुम देखोगे अलग अलग नोटिफिकेशन, तो इस तरह से तुम ध्यान रख सकते हो, इसको सबसे इजी मेथड ध्यान रखने का, बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में तो आर बी माइनस आर ए, तो ये सिंपल पोजीशन वेक्टर आएगा। अब हम ये तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो गया, अब मैं मान लो वेलोसिटी बताता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, ये तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको तुम नोट कर लेना तुम्हारी नोटबुक में। अब मान लो ए भी मूव कर रहा है बी भी मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है बी मूव कर रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसमें, जो मैंने पोजीशन वेक्टर जो लिखा था रिलेटिव पोजीशन वेक्टर वो ऐसे लिखा था आर बी माइनस आर ए, तो इनको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, क्या लिख देंगे इसको हम, ये जो वैल्यू है इसको लिख रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये रेफरेंस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या रेफरेंस फ्रेम, तो वीबी और वीए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, या तुम ओ रेफरेंस फ्रेम नहीं बोलना चाहे तो ग्राउंड बोल सकते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, बी का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, तुम चाहो तो उसको ऐसे लिख लो वी ए बी और वी बी क्या है, तो वी ए मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वीबी क्या है, वीबी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, और वी बी ए ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा लिखते हैं।
विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकता हूं, देखो कैसे करेंगे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी है, इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो कर दो एक बार फिर डिफरेंशिएट इसको, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख देंगे हम, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसको बोल देंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो ये इस तरह से मैं रिलेटिव वेलोसिटी को लिख सकता हूं, रिलेटिव एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं, रिलेटिव पोजीशन को लिख सकता हूं, उसकी पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरह से हम रिलेटिव लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखना ये वेक्टर फॉर्म में। तो ये सब हमने निकाला, बी का निकाला ए के रेस्पेक्ट में, तुम चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, उल्टा मतलब रिलेटिव पोजीशन comma velocity and acceleration of A with respect to B। इससे पहले हमने उल्टा किया, B का निकाला A के रेस्पेक्ट में, अब A का निकाल रहे B के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिख देंगे, पोजीशन लिखनी है तो आर ए बी को लिख रहा हूं, तो आर ए बी को लिखेंगे आर ए माइनस आर बी, ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस वी बी, एक्सेलरेशन लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ए माइनस ए बी, इस तरह से हम ए और बी को लिख सकते हैं। तो दोनों में रिलेशन देखोगे अगर, देखो क्या आएगा, उसमें आर बी माइनस आर ए था, इसमें आर ए माइनस आर बी, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस आर बी ए के इक्वल, ऐसे इसको लिख सकता हूँ माइनस बी बी ए के इक्वल, ऐसे इसको लिख सकता हूँ माइनस ए बी ए के इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे, बस डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे आर बी ऐसे लिखा है, तो आर ए बी अगर बनाऊंगा तो वैसे हो जाएगा, वो बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो ऐसे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं रिलेटिव। ठीक है, अब मोस्टली हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जहां तक क्वेश्चंस वेलोसिटी के आते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की भी आते हैं, और वेलोसिटी वाले टर्म को लेके सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी वाली टर्म पे यहाँ पर बोल देता हूँ सीधा। तो मान लेते हैं जैसे दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी, एक ए है वो इधर जा रहा है बी ए से, और एक बी है वो इधर जा रहा है बी बी से, एक का वेलोसिटी एक का वेलोसिटी इधर। ठीक है, अगर एंगल बोलना चाहे तो दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल है, ये एंगल थीटा, एक का डायरेक्शन इधर है, बी का इधर है, थीटा एंगल पर। तो मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, कैसे लिखेंगे, बी ए बी इक्वल्स टू बी ए माइनस बी बी। ठीक है, तो दो वेक्टर्स यहां पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेक्टर से सब्ट्रैक्शन पढ़ा था हमने, ऐसे ये बी ए इधर है बी बी इधर है, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बी ए माइनस बी बी करना है। तो कैसे करते हैं, माइनस, यहां से मैं माइनस बी बी बना लूंगा, इधर आएगा माइनस बी बी, और इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा वी ए बी का डायरेक्शन, वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट इस तरह से हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी निकाल रहे बी के रेस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी निकाल रहे बी के रेस्पेक्ट में, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम मान लेते हैं वो किस में, रेस्ट में। तो अगर मैं बी को रेस्ट में मान लूं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
और मुझे ए का इसका इस रेस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालेंगे उसको रेस्ट में मान लूंगा। तो अगर मैं इसको रेस्ट में मान लूंगा, अगर ये रेस्ट में है, तो इसके रेस्पेक्ट में ए कहाँ जा रहा होगा, इसके रेस्पेक्ट में ए इस तरफ जा रहा है, ये ऐसे, यहाँ है रिजल्टेंट हमारा इधर, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए इधर मूव कर रहा है सर, ये रिलेटिव डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब जैसे मान लो तुम इस गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, इस गाड़ी में बैठे हुए और ये कार जो है, तुम्हारी जो गाड़ी है वो इधर जा रही है और ये कार इस तरफ आ रही है, तो तुम्हें ये कार कैसे दिखेगी, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम रिलेट कर रहे हो, तुम्हारे रिलेशन में दिख रहे हो, तुम ऑब्जर्वर है, तो तुम्हें जाती हुई कार कैसे दिखेगी, तुम्हें ये कार इस तरफ जाती हुई दिखेगी ऐसे, या तो एक्चुअल में ये इधर रही है, तुम इधर जा रहे हो, और तुम्हें ये कार किधर जाती हुई दिखेगी, तुम्हें ये कार इधर जाती हुई दिखेगी इस तरह से, क्योंकि एक्चुअल में रिलेटिव मोशन है, तुम्हें क्या ऑब्जर्व हो रहा है वो रिलेटिव है। अब चाहो तो इसको तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड आता है इसका रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये -2 VB VA cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, और ऐसे लिख लो डायरेक्ट ऐसे लिख लो। तो अभी थीटा की वैल्यू अलग अलग तुम कुछ भी पुट कर लो, 0 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी पुट कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम वैल्यू बता सकते हो। तो चाहो तो तुम यहाँ पर अलग अलग केसेस बना लो, अलग अलग केसेस मतलब क्या, केस 1 ऐसे बना लो, जैसे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 0 मतलब ए भी इधर ही जा रहा है और बी भी इधर ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 cos 0 1, तो क्या बनेगा बी ए बी की वैल्यू रूट ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर -2 बी ए cos 0 cos 0 1, तो ये बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बी ए माइनस बी। इस केस में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में बी ए माइनस बी होगा। इसका मतलब जैसे मान लो तुम्हारी जो कार है वो 80 की स्पीड से जा रही है और सामने जो बस है वो 60 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, या फिर ट्रक ले लो, ट्रक 60 से जा रहा है, तुम्हारी बस 80 से जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब बस का वेलोसिटी ट्रक के रेस्पेक्ट में, बस का वेलोसिटी ट्रक के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 80 माइनस 60 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, सेपरेट कर देंगे डायरेक्टली अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो जब तुम ओवरटेक करती है बस ट्रक से, तो जो ट्रक है या फिर तुम्हारी जो बस है, बस तुम्हें स्लो मूव होती दिखेगी। अगर तुम सिर्फ ट्रक को ऑब्जर्व कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रक को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम्हारी जब बस ओवरटेक कर रही होगी तुम्हारी बस तुम्हें बहुत स्लो मूव होती दिखेगी। उसका रीजन यही है, इसकी स्पीड 80 इसकी 60, एक्चुअल स्पीड मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर मतलब तुम साइकिल चला रहे हो, तो जो बस ट्रक को ओवरटेक कर रही है ऐसा लग रहा हो तुम साइकिल चला रहे हो, इस तरह से, एक तरह से साइकिल जितनी तेज चलती उतनी तेज चलती तुम्हारी बस एपीयर होगी तुम्हें, पर एक्चुअली तो स्पीड 80 है, पर ट्रक के रेस्पेक्ट में 20 एपीयर होगी। तो सेम डायरेक्शन में हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर देंगे, सेम डायरेक्शन जो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। इसको चाहो तो दूसरे ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा क्या है समझने का तरीका, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको क्या मान लेते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं, तो इसको रेस्ट में लाना है। कैसे लाएंगे रेस्ट में, 60 माइनस कर देंगे, इसकी स्पीड कितनी 60 सेपरेट कर दो, हो गई 0। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको 0 मान लेते हैं इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड होगी 0। अब इसमें से 60 सेपरेट किया तो इसमें से भी 60 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 20। तो जब इसकी स्पीड 0 मान रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी 20 होगी। तो ऐसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक में से दूसरे को। अगर उल्टा पूछ ले, जैसे मान लो उल्टा क्या पूछेंगे कि ट्रक का स्पीड बस के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ट्रक का बस के रेस्पेक्ट में, तो 60 माइनस 80 कर देंगे। ट्रक का निकाले तो ट्रक का पहले निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में, तो 60 माइनस 80 मतलब -20। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, तो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ये -20 मतलब इस तरह, मतलब ट्रक जो है वो बस के रेस्पेक्ट में 20 से इधर आ रहा है, वो बस की तरफ आ रहा है, नेगेटिव साइन ये शो करेगा, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं इसमें। दूसरा केस क्या ले लूंगा, दूसरा केस ले लूंगा थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। 180 मतलब
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। ये इधर आ रहा है बी, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ऐसे अपोजिट डायरेक्शन से। जो अपोजिट डायरेक्शन मतलब थीटा 180, थीटा को 180 पुट करो। cos 180 जो होता है वो -1 होता है। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 मैंने याद करने के लिए बोली थी पहले। तो ये -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा इसे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी तो क्या कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। जब ऐसे आ रही होगी तो क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन से मान लो इसकी स्पीड है तुम्हारी बस की 80, इसकी है 60 ट्रक की। तो जो ट्रक सामने से जब क्रॉस करेगा तो ऐड करके देखो 80 प्लस 60 कितने हुए, 140 किलोमीटर पर आवर। तो जो सामने से ट्रक निकलता है वो तो रिलेटिव स्पीड होती है उसकी 140 किलोमीटर, मतलब इतना स्पीड से तुम्हें अपीयर होगा वो ट्रक निकलता हुआ, इतना स्पीड से निकल गया ट्रक। ये तुम्हारी बस ट्रक को इतनी स्पीड से क्रॉस करेगी। तो ट्रक और बस में तो इतना पता नहीं चलता। पर जब ट्रेन की बात करें अगर हम, तो तुम ट्रेन में बैठो, तुम्हारी ट्रेन जा रही है इधर, दो पैरेलल ट्रैक है, ठीक है, और एक ट्रेन उधर से आ रही है। तो जो ट्रेन जो क्रॉस होती है इस तरह से, तो तुम्हें कितनी तेज हवा लगती है वहां पर, तुम जब बाजू वाली ट्रेन को देखोगे तो उसकी स्पीड तुम्हें बहुत ही ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा स्पीड से निकल रही है वो ट्रेन, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर दोनों ट्रेन की स्पीड इसकी भी 80 इसकी भी 80 है, तो तुम्हें वो ट्रेन कितनी स्पीड से अपीयर होगी, 80 और इधर से भी 80, मतलब 80 प्लस 80 160 किलोमीटर पर आवर, इतना ज्यादा स्पीड अपीयर होगा तुम्हें उसको। तो बहुत ज्यादा स्पीड लगेगी उस ट्रेन की, ऐसे फटाफट निकल जाएगी थोड़ी देर में, इतनी लंबी ट्रेन। स्पीड कितना अपीयर होगा, 180 प्लस 80, दोनों का 80 अगर कंसीडर करें तो 160 किलोमीटर पर आवर। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। सेम डायरेक्शन में आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इसके अलावा थर्ड केस में ले सकते हैं। थर्ड केस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ले लो। 90 डिग्री मतलब ए इधर जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 और cos 90 होता है हमारा 0 डिग्री। इसको 0 पुट करेंगे पूरा 0, तो ये बचेगा बस ba स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री वाला ये हो गया सिंपल। तो ये ध्यान रख सकते हैं इसे। और इसमें तुम डायरेक्शन बहुत इजी से बता सकते हो परपेंडिकुलर वाले केस में। तो जैसे मान लो ए जा रहा है इस तरफ, बी जा रहा है इधर, तो जब मैं VA माइनस VB निकालूंगा तो इसके लिए माइनस VB लेना पड़ेगा। तो VB ऊपर है तो माइनस VB नीचे आएगा, ऑब्वियसली ये माइनस VB आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, इस तरह, तो ये VAB की डायरेक्शन में जाएगी। तो A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, ठीक है। तो जो रिलेटिव होगा A के रिलेटिव B, तो उस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी, डायरेक्शन में जाएगी फाइनली। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं परपेंडिकुलर केस का। तो परपेंडिकुलर केस का एग्जांपल हो जाएगा हमारा रेन प्रॉब्लम के अंदर ले लेते हैं इसको। तो रेन प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मली हवा नहीं चलती, ठीक है। तो और जो बारिश गिरती है, जब हवा नहीं चलती तो बारिश जब गिरती है तो बारिश ऐसे गिरती है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वाटर ड्रॉप्स होती है ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, मतलब हम ऐसे खड़े हुए चुपचाप, ठीक है, और हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, सिंपल। अभी जैसे नॉर्मली बरसात के दिनों में होता है, जो बारिश कंटिन्यू होती रहती है वो उस टाइम हवा नहीं चलती, वो बारिश कंटिन्यू सीधी ऐसे ड्रॉप गिरती है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमें बचना होता है तो हम छाता वगैरह पकड़ते हैं, बाहर निकलते हैं तो उसको सीधा रखते हैं छाते को, अम्ब्रेला को। तो छाते को सीधा रखेंगे तो बारिश, हम बच जाएंगे बारिश से। तो ये सिर्फ बारिश से गिर रही है, ठीक है। अब तुम जो वो यहाँ पर रोड के ऊपर पहले चुपचाप खड़े हो, ठीक है। अब तुम्हें भाग के जाने की इच्छा हुई, या भाग के जाने की इच्छा हुई, या साइकिल चलाने की इच्छा हुई, बाइक चलाने की इच्छा हो गई, इच्छा बारिश में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इच्छा हो गई तो तुम जा रहे हो। अब तुम जाओगे तो रोड पे जाओगे सीधा सीधा, ऐसे हवा में थोड़ी उड़ोगे, ऊपर नहीं जाओगे, सीधा सीधा जाओगे। फिर जा रहे हो तुम इस तरफ, ठीक है। तुमको मैं एम से शो कर रहा हूँ पर्सन को, पर्सन पी से एम से किससे शो कर लो। फिर रेन हो गया और ये मैन हो गया। बारिश ऐसे गिर रही है, तुम ऐसे जा रहे हो। तो जब तक तुम खड़े थे तब तो तुम्हें सीधी अपीयर हो रही थी बारिश, पर जब तुम बाइक से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, तो अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा साइकिल से बाइक से जाते टाइम, तो बारिश जो है तुम्हें कभी भी सीधी गिरती हुई नहीं दिखेगी,
अगर हवा नहीं चल रही है, खड़े हुए जो बारिश ऐसे गिर रही है, फिर तुम बाइक चलाने लगे, स्पीड में जाने लगे, तो बारिश अब तुम्हें सीधी नहीं दिखेगी, अब वो तुम्हें थोड़ी तिरछी दिखेगी। ऐसे तुम्हें से ज्यादा तिरछी दिखेगी, तुम्हारे मुंह के ऊपर गिरेगी बारिश सीधी। बारिश की बूंदे आके मुंह से टकराएगी, पीछे नहीं टकराएगी बिल्कुल भी। जैसे तुम तेज बारिश में अगर जा रहे हो तो फ्रंट वाला पोर्शन ज्यादा गीला हो जाएगा, बैक वाला पोर्शन उतना गीला नहीं होता, बारिश सामने गिरेगी। जबकि तुम गाड़ी चलाओगे तो ऐसे गिरेगी बारिश। तो उसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, वी आर जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे लिख दो वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन है हमारी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और वी एम तुम्हारी स्पीड है, वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बाइक चलाओगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे उसको भी, 30 की स्पीड से चला रहे हो, 40 की स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पर जब तुम चला रहे हो तो तुम्हें बारिश कैसे अपीयर हो रही है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में बारिश कैसे गिर रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू यू, विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो उसको निकालेंगे हम। तो उसको इधर देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, अच्छा राइम करता है इसलिए मैन लिख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो v वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वी आर माइनस वी एम। क्या बनेगा ये, वी आर माइनस वी एम। इसकी रेन की निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में, तो वी आर माइनस वी एम लिखेंगे। वी आर इस तरफ है, अब माइनस वी एम देखो किधर आएगा, ये वी एम की डायरेक्शन है, तो माइनस वी एम तुम इंटरप्रेट कर सकते हो किधर होगा, ये वी आर इधर, तो माइनस वी एम इधर आएगा, ये माइनस वी एम होगा। तुम जहां उधर रहे हो, और माइनस वी एम को किस तरह बनाऊंगा मैं, इस तरह बनाऊंगा। तो देखो जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट वो ऐसा आएगा इस तरफ, वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो बारिश जो अपीयर होगी वह ऐसे गिरती हुई अपीयर होगी, ऐसे तुम जा रहे हो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये इधर जा रहे हो इस तरफ हॉरिजॉन्टली, इस डायरेक्शन में बारिश गिर रही है ऐसे वर्टिकली। तो बारिश की जो बूंदें होंगी वो कैसे अपीयर होगी, तुम्हें रेन ऐसे अपीयर होगी, इस डायरेक्शन में अपीयर होगी। वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है उसको बता सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको बता सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब तुम्हें बारिश से बचने के लिए गाड़ी के ऊपर छाता कितना एंगल पकड़ना पड़ेगा, इस साइकिल के ऊपर। बहुत सारा वो देखा भी हो तुमने कि साइकिल से लोग जाते रहते हैं, छाता को ऐसा तेजा पकड़े रहते हैं। बाइक वाले तो नहीं पकड़ते कि बाइक तेज चलेगी तो छाता जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो अब लोग किस एंगल में पकड़ेंगे, किस एंगल से वो बारिश की बूंदें गिर रही होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ऐसे करेंगे, स्पीड कितनी आएगी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर केस में क्या लिख देंगे हम, मैग्नीट्यूड वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड हमारा। एंगल कितना एंगल में पकड़ना है तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू, इस एंगल को निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लेंगे, ध्यान रखना ना, वेक्टर तो कुछ काम नहीं है, एंगल एंगल निकाल लेना तो ये आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। अब देखो तुम खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा तुमने, जब तुम तेज बाइक चलाते हो तो बारिश की बूंदें तेज आके लगती है तुम्हारे चेहरे पर, ठीक है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर चुभती है, वो लगती है उसकी तेज। अगर बारिश तेज हो रही है और तुम भी तेज बाइक चला रहे हो तो तुम चला नहीं पाओगे, बहुत तेज लगेगी तुम्हारे बॉडी के ऊपर, ठीक है। किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। बस घर वालों मम्मी मम्मी की झापटे वापटे पड़ जाए तो उसकी अलग बात है कि बारिश में कहाँ घूम रहा था, ठीक है। और ऐसा मत बोलना कि सर ने बोला है, ठीक है, ये भी बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा करना चाहो, फिजिक्स को समझना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, पर घर वालों की मार अगर नहीं पड़े तो परमिशन हो उनकी तो कि फिजिक्स को समझने जा रहे हैं, इसलिए बाइक लेके हम बारिश में घूमना चाहते हैं, ठीक। तो देखो वहां पर क्या होगा, जब तुम एक्सपीरियंस करोगे, जितना तेज तुम बाइक चला रहे हो, मतलब तुम्हारी मेन की स्पीड जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा तुम्हें स्पीड अपीयर होगी रिलेटिव बारिश की।
तुम धीरे चलाओगे इसकी वैल्यू कम होगी तो तुम्हें अपीयर भी कम होगी बारिश की बूंदे। तुम ज्यादा स्पीड चल रहे होगे तो ज्यादा अपीयर होगी। ऐसे एंगल पे भी इफेक्ट होगा। तुम तेज बाइक चला रहे हो तो वर्टिकल से तुम्हें ज्यादा एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा। वर्टिकल जितना ज्यादा तेज चलाते जाओगे बारिश की बूंदे ऐसे ऐसे ऐसे, और स्पीड बढ़ा दी अब बारिश की बूंदे ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ये एंगल बढ़ता जाएगा तुम्हारा जितना तेज तुम चलाते जाओगे उसको। तो ये इस तरह से हम ट्रेन प्रॉब्लम को ध्यान में रख सकते हैं ये, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। मान लो दिया हुआ है रन इज फॉलोइंग vertically downwards with speed 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गिर रही है ट्रेन, या रेन ड्रॉप बोल दो, फिर भी बोल दो। A person is running with a speed of 4 kilometer per hour on a horizontal road, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोड पे चला रहे हैं उसको, ऐसे नहीं छत पे नहीं चढ़ा रहे ऊपर सीढ़ियों से, हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है वो। देन the direction, then speed and direction of raindrops relative to man या relative to person, पता नहीं क्या होगी वैल्यूज, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिलेटिव टू मैन क्या होगी, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, दो वैल्यूज दी हुई है, 3 किसकी रेन की और 4 किसकी मैन की, ठीक है। तो वी आर 3 किलोमीटर पर आवर, वी एन 4 किलोमीटर पर आवर, और ये वर्टिकली गिर रही है ऐसे डाउनवर्ड, पर्सन इधर जा रहा है, वी एन इधर वी आर इधर, तो माइनस वी एम हो जाएगा हमारा इधर, दोनों की रिलेटिव आ जाएगा इधर वी आर एन, इतना एंगल पे थीटा, थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं, डायरेक्शन और स्पीड भी बता सकते हैं, डब्ल्यू भी आएगी। क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये स्पीड वो आ जाएगी हमारी कितनी, √3² + 4² दैट मींस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लगेगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, tan थीटा वर्टिकल से Vm/VR, Vm की वैल्यू 4/3 थीटा, tan इनवर्स 4/3 दैट मींस ये वैल्यू होती है हमारी 3, 4, 5 वाला का ट्रायंगल तुम्हें ध्यान होगा 3, 4, 5, तो इसकी वैल्यू बता सकते हो कि थीटा जो है 53 डिग्री होता है, अगर 3/4 होता तो 37 डिग्री हो जाता। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं बुक से, लैंग्वेज सही हो जाएगी। ओके, देखो क्वेश्चन है, to a man walking at a rate of 3 kilometer per hour, the rain appears to fall vertically downwards. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टू मैन वॉकिंग एट रेट 3 की स्पीड से चल रहा है। अगर वो जब स्पीड से चल रहा है
तो रेन उसको अपीयर हो रही वर्टिकली गिरती हुई, मतलब एक्चुअल में वर्टिकली नहीं गिर रही है वो, एक्चुअल में किसी एंगल पे गिर रही है वो, फिर वो चल रहा है तो उसे वो सीधी दिख रही है गिरती हुई। फिर रिलेटिव स्पीड है यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये डायरेक्शन में रिलेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, पर्सन के रेस्पेक्ट में। फिर इसमें दिया हुआ व्हेन ही इंक्रीजेज his speed to 6 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। इट appears to meet him at an angle of 45 degree with vertical. Find speed of rain. स्पीड ऑफ रेन बतानी है। देखो इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमें पर्सन की स्पीड दी, पहले जब 3 की स्पीड जा रहा है तब रेन उसको वर्टिकली गिरती हुई अपीयर हो रही है, एक्चुअल वर्टिकल नहीं है, एक्चुअल किसी एंगल पर है, वर्टिकली गिरती हुई अपीयर हो रही है। फिर जब उस स्पीड को 3 से 6 कर देता है तो वो 45 डिग्री पर उस पर अपीयर होती है, और 45 पे गिर रही है। तो रेन की स्पीड नहीं दी हुई है, सिर्फ पर्सन की स्पीड दी हुई है, तो डायरेक्शन बताई हुई। तो इस टाइप की जब रेन की स्पीड नहीं होती, हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में आइडिया है और पर्सन की स्पीड दी हुई है और उसी की वैल्यू निकालने में रेन की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, उसको बर्फ कर रहा हूँ। हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई, यहाँ वेक्टर की हेल्प लेंगे, हमें जो पता नहीं है वैल्यू उसको हम एक्स मान लेते हैं, या तो यहाँ पर ऐसे वो गिर रही है तो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रही है, किसी एंगल पे गिर रही है, मतलब एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन ले लिया, तो इसी प्लेन में कहीं इस तरफ गिर रही होगी, इस तरफ गिर रही होगी, तो कितनी स्पीड से गिर रही है इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इनको अननोन क्वांटिटी हमने मान लिया, जो गिवन है तो उसे कंसीडर कर लेना है, कंसीडर कर लिया। अब पर्सन की स्पीड दी हुई हमें पहले कितनी दी हुई है, 3 की स्पीड से जा रहा है किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा, ऐसे जमीन के अंदर जा नहीं रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है, कितनी स्पीड जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी आर माइनस वी एम, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आई कैप में से आई कैप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स माइनस 3 आई कैप वाई जे कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि वो किस डायरेक्शन में अपीयर होगी गिरती, वर्टिकल डायरेक्शन में गिरती हुई अपीयर होगी, जब वो चल रहा है 3 की स्पीड से तो वर्टिकल डायरेक्शन में गिरती हुई अपीयर होगी। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन गिर रही है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो, कोई वैल्यू सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो आएगा, जैसे ये ए है, ये एंगल 90 है हमारा, ए का मैं इधर कंपोनेंट लूंगा तो ए cos 90, थीटा के साथ वाला cos में आता है और cos 90 की वैल्यू जीरो, तो जो वर्टिकल में गिर रही है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा उसका, जीरो होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब जो आई कैप के साथ है ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सिंस रेन इज फॉलिंग, रेन अपीयर्स फॉलिंग वर्टिकली, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो जीरो, x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू तो मिल गई मुझे, ठीक है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या मिल जाएगा ये, अब y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो y की वैल्यू निकलेगी जो नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जब वो उसकी स्पीड को 3 से इंक्रीज करके 6 कर लेता है तब जो रेन है वो 45 डिग्री पे गिर रही होती है, ठीक है। अब रेन की स्पीड क्या हो गई, सॉरी पर्सन की स्पीड रेन की तो वही रहेगी, अब जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो 6 कर लिया उसने, 6 करते रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस 3 की जगह आ जाएगा 6, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3 आई कैप प्लस वाई जे कैप,
और तो ये जो रेन आई जब उसकी स्पीड 6 हो गई तो वर्टिकल से कितने एंगल पे गिर रही है 45 डिग्री पर। अब देखो 45 डिग्री का मतलब समझते हैं, जब भी रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आएगा, जब भी रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आएगा मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा। आई के साथ जो वैल्यू आ रही है और वाई के साथ जो वैल्यू आ रही है, मतलब जे के साथ जो वैल्यू आ रही है और आई के साथ जो वैल्यू आ रही है, अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल है, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है, तब ये एकदम 45 डिग्री पर होगा, बीच में से जाएगा। तो दोनों वैल्यू इक्वल होगी तभी बीच में से जा रहा है। 45 डिग्री मतलब 90 के बीच में से जा रहा है, इसका मतलब ये और ये क्या होगा, सेम होगा। तो y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो y इक्वल हो जाएगा हमारे पास x के इक्वल, सॉरी -3 के इक्वल, तो y की वैल्यू जाएगी -3। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गया मुझे, x कितना मिला था 3 और y कितना मिला वो भी 3, तो 3 आई के -3 जे के, मतलब रेन किस तरह से गिरी होगी -j के मतलब नीचे की तरफ और आई के मतलब ऐसे। तो इसको मैं अगर ऐसे बनाऊंगा एक्स वाई, तो प्लस में आई के मतलब इस तरफ और माइनस में जे के मतलब नीचे, मतलब रेन एक्चुअल में ऐसे गिर रही है, रेन ऐसे गिर रही है, पर्सन ऐसे 3 की स्पीड जा रहा था तो उसे वर्टिकल अपीयर हो रही थी, अब 3 से स्पीड बढ़ा के उसने 6 कर दी इधर की तरफ, तो रेन जो है वो अब ऐसे अपीयर होने लग जाएगी उसको। अब इसकी वैल्यू बतानी है, स्पीड कितनी आएगी, तो उसका √IQ से इसका स्क्वायर, जे क्यू के साथ जो है उसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 3√2 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसका स्पीड हो जाएगा रेन का, कितनी स्पीड से रेन गिर रही है इस डायरेक्शन में। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और देखो एक हम रिवर क्रॉसिंग वाला भी इसमें ध्यान रख सकते हैं। रिलेटिव में रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, रिवर क्रॉसिंग में 2 तरह की अप्रोच पढ़ते हैं इसके अंदर। एक तो होती है मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच, और एक मिनिमम टाइम होती है। पहले मिनिमम डिस्टेंस पढ़ लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये रिवर है हमारी, इसकी कोई भी विड्थ है d, ठीक है, और रिवर जो करंट जो है इस डायरेक्शन में, ये रिवर करंट का डायरेक्शन है, इस तरफ जाओ तो इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले सकते हो। तो जो रिवर फ्लो हो रही है, रिवर करंट वो ईस्ट डायरेक्शन में, तुम साउथ बैंक पर खड़े हुए हो, यहाँ पर इस जगह पर हो या इस जगह पर बोट है तुम्हारी, ठीक है, और तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस मतलब जस्ट वर्टिकली अपोजिट तुम्हें साउथ बैंक पर पहुंचना है, इस जगह पर यहां से चलना है और जस्ट एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है। अब तुम बोट की स्पीड, जैसे मान लो कुछ भी बोट की स्पीड है, वी स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसमें से दिया होता है नॉर्मल इक्वेशन में, वी हम ले लेंगे यहाँ पर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वी आर स्पीड ऑफ रिवर करंट, ठीक है। पानी कितनी स्पीड से बह रहा है इसके अंदर। अब मैं देखो, मैं यहाँ से बोट इस डायरेक्शन में चलना अगर स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता हूँ तो पानी बोट को उस तरफ पुश करेगा, पानी ले जा रहा है, पानी के ऊपर बोट चल रही है, अगर तुम बोट को खाली छोड़ दोगे, ठीक है, बोट को ऐसे पानी के ऊपर रख दोगे, जिधर पानी जा रहा है उसी तरफ बोट जाएगी, अपने आप जाएगी नहीं जाएगी। जैसे तुम बारिश के पानी में पहले छोटे थे तो कागज की नाव रहते होंगे, पानी बह रहा है उसके ऊपर कागज की नाव, तो जिधर पानी बहता है उधर ही वो नाव चली जाती है। तो ऐसे ही बोट भी क्या होगा, स्टिल है, पानी बह रहा है तो वो जिस डायरेक्शन में पानी होगा उस तरफ लेके जाएगी, ठीक है। बोट खुद भी चल सकती है, उसमें मोटर वगैरह लगी है, फिर तुम चप्पू चला के चला सकते हो उसको। अगर तुम इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हो, पानी उधर लेके जाएगा तो तुम यहाँ नहीं पहुंचोगे, तुम यहाँ कहीं पहुंचोगे। अगर तुम इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ कहीं पहुंचोगे, पर हमें पहुंचना है यहाँ पर, इधर जाने पर तो यहाँ नहीं पहुंच रहा, तो मैं क्या करूंगा, इधर से थोड़ा इस तरफ ट्राई करूंगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ बोट है उसको मैं कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में रखूंगा,
वेलोसिटी ऑफ बोट को मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा, ये रिवर की डायरेक्शन इस तरफ, तो फाइनली मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा इस तरफ, रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी बोट की। तो देखो यहाँ पर मैं, ये तो मैं सिंपल सा क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू वी भी है, यहाँ पर वी आर है, तो मैं रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट लिख सकता हूँ, ये तो हो गया। स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, तो v इक्वल्स टू रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसको हाइपोटेनस मान लो, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये v का वैल्यू आ गया। जैसे मान लो तुम्हारी स्पीड है 5, इसकी स्पीड है 3, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये v का वैल्यू मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये चाहे तो ये एंगल ही बता सकते हैं, कितना एंगल पे तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन कितना एंगल पर, तो इस एंगल को निकालना इजी है, जैसे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू, ये एंगल हो जाएगा हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब वी आर अपॉन वी पी, तो इस एंगल पे तुम्हें उसको रो करना पड़ेगा, तो वी आर अपॉन वी पी हो जाएगा, एंगल ही बता सकते हो, तो इस वाले डायरेक्शन से इतने एंगल पे तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरफ, तो तुम फाइनली मिनिमम डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट पे पहुंचोगे, तो बोर्ड की डायरेक्शन इधर रखनी पड़ेगी, पानी उधर लेके जा रहा है, फाइनली तो इस पाथ के अराउंड यहाँ पे पहुंच जाओगे, तो ये होती मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच। मिनिमम डिस्टेंस मतलब हमारी जो बोर्ड चल रही है वो डी डिस्टेंस कवर कर रही है, बस इस पाथ के अराउंड जाएगी तो डी डिस्टेंस कवर करेगी, मिनिमम डिस्टेंस। टाइम कितना लगेगा इसमें टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम, तो टाइम होता है हमारा सिंपल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस लेंगे उसी डायरेक्शन की स्पीड लेंगे, तो डिस्टेंस अगर मैं ये वाली डी ले रहा हूं, मतलब इस डायरेक्शन की डिस्टेंस ले रहा हूं, स्पीड भी मैं इसी डायरेक्शन लूंगा, और इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी है v, इस डायरेक्शन की स्पीड है हमारी v, तो यहाँ पर हमारा जो होगा ये डी बाय वी हो जाएगा, टाइम का वैल्यू, और v का वैल्यू ये रहा, तो टाइम t की वैल्यू मिल जाएगी मुझे d अपॉन रूट ओवर वी टी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच में इस तरह का डायग्राम बनता है। मान लो क्वेश्चन आ गया, तुमसे पूछ लिया मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो कितने एंगल पे रो करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो उसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी अप्रोच होती है मिनिमम टाइम अप्रोच। मतलब मिनिमम टाइम में तुम्हें रिवर क्रॉस करनी है, टाइम कम से कम लगना चाहिए, मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी है। रिवर होगी हमारी जो कि डिस्टेंस डी, वही बोट है हमारे पास सेम, यहाँ से यहाँ पहुंचना है, क्रॉस करना है रिवर को, रिवर करंट इस तरफ है, ठीक है। तो देखो मैं रिवर मुझे मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है, तो मैं नॉर्मली ऐसे दिमाग क्या सोचेगा कि मैं मिनिमम डिस्टेंस की तरफ जाऊँ, मिनिमम डिस्टेंस की तरफ जाऊँ, तो कम डिस्टेंस अगर कवर करूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो तुम क्या सोचते हो, यहाँ पर तुम दिमाग लगाते हो कि इस एंड से इस एंड तक चलना स्टार्ट करते हैं, तो वाटर करंट भी, वाटर करंट तुम्हें इधर लेके जाएगी, तो वाटर करंट इधर लेके जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारी बोट जो है फाइनली इस पाथ पर जाएगी, तुम ले जाना इधर जा रहे हो, बोट की स्पीड, रिवर करंट की स्पीड इतनी है इधर है, और फाइनली रिजल्टेंट स्पीड तुम्हारी इधर आएगी। और यहाँ पे जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट निकालना देखो इजी है, अब ये बेस हो रहा है, परपेंडिकुलर हो गया तो हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बोट v इक्वल्स टू रूट ओवर वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम निकालना है मुझे, टाइम मिनिमम टाइम कितना लगेगा, क्योंकि मिनिमम टाइम अप्रोच है, तो मिनिमम टाइम हो जाएगा यहाँ पर, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस लूंगा उसी डायरेक्शन में स्पीड लूंगा। ये डिस्टेंस डी पता है, तो यहाँ से आगे डिस्टेंस डी है, और इस डायरेक्शन स्पीड कितना है वी डी, डी हो जाएगा डी अपॉन वी डी। तो पहले और अभी के टाइम को कंपेयर करो, पहले टाइम आया था हमारा
डी अपॉन रूट ओवर बी बी स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये इस वाली वैल्यू से क्या है, कम है, ये वैल्यू कम है, अपॉन में वैल्यू कम है, मतलब ये टाइम जो होगा इस वाले टाइम से ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पर हमें सबसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है मिनिमम टाइम अक्रॉस। तो इस वाले डायग्राम से हम मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकते हैं। चाहो तो क्वेश्चन में पूछ लिया कि वो जो जस्ट अपोजिट वाला जो बैंक है, अपोजिट वाला जो पॉइंट है, उससे कितना डिस्टेंस ड्रैग करता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, कोई भी नाम से पी दे दो, तो ये कितना डिस्टेंस ड्रैग कर रही है, जो रिवर करंट इसको ड्रैग करके ले जा रही है इधर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो एंगल इसको थीटा मान लो चाहो तो tan थीटा ये x अब और ये d है, इसकी लेंथ है x, इसकी वैल्यू d है, tan थीटा x बाई डी। इसके अलावा tan थीटा को मैं br अपॉन bb भी लिख सकता हूँ, br अपॉन bb, तो x इक्वल टू क्या रहेगा, br अपॉन bb इंटू x इंटू d। ऐसे कितना डिस्टेंस वो ड्रैग करेगा उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक ये रिलेटिव मोशन में ये वाला हो गया टॉपिक हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत अलग अलग टॉपिक इसमें बना सकते हैं। जैसे एक कार जा रही है, उसके पीछे एक और कार जा रही है, तो कितने टाइम में उसको ओवरटेक कर लेगी या नहीं करेगी। तो चलो उस टाइप का इक्वेशन कर लेते हैं, ओवरटेकिंग वाला। तो इसे मान लेते हैं ये रोड, एक कार यहां पर है ए, एक कार यहां पर है बी। ठीक है, ये इसका स्पीड है इनिशियल, मतलब इनिशियल फाइनल एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका स्पीड लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड। तो ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है बी वाली। ए वाली की इनिशियल स्पीड तो 0 है, ठीक है, पर इसके पास एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी वाली की इनिशियल स्पीड 0 है, पर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करती है, और इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। और जब ये मूव करना स्टार्ट करती है, ये तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, ये जब मूव करना स्टार्ट करेगी तो उस टाइम पे इनके बीच की डिस्टेंस लेते हैं 10 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। अब हमें देखना है ये इसके पास कब पहुंचेगी, इसके पैरेलल या इसको ओवरटेक करना कब स्टार्ट कर देगी, ए बी को ओवरटेक करना स्टार्ट कब कर देगी, मतलब ए बिल्कुल बी के यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ए बिल्कुल बी के यहाँ पर पहुंच जाएगी, इसमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड ओवरटेक बी, कितना टाइम लगेगा उसको बना सकते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम जिस एक को रेस्ट में ले लेंगे, इसको जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो बी को ओवरटेक कर रहे हैं, बी को रेस्ट में मान लेते हैं। तो जिसको रेस्ट में मान लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको चाहो तो यू ही ले सकते हो या बी। तो ये इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, the u a b u a दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो u a माइनस u b डायरेक्टली माइनस कर दूंगा। u a का वैल्यू 0, u b का वैल्यू 1, p माइनस 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ b, नहीं a का निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका एक्सेलरेशन 4, इसका 0, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, कितना डिस्टेंस कवर करना है 10 मीटर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी की टाइम निकालना है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस टाइम और एक्सेलरेशन इनिशियल स्पीड में रिलेशन होता है सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, as ab equals to uab
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी का वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस कितनी चलनी है इसको ओवरटेक करने से, 10 मीटर डिस्टेंस चलती है, तो 10, इसका वैल्यू कितना है -1, तो -1 इंटू टी दैट मीन माइनस टी प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है 4 टी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स इनसे इसको इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी, ये जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें, ठीक है। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो फॉर्मूला से -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8 इंटू ये 80 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है तो 2 इंटू 2, फॉर्मूला पता होगा सभी को, तो ये 1 प्लस माइनस रूट ओवर 81 दैट मींस 9/4। अब टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, बस सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे। 1 प्लस 9 10 डिवाइड बाई 4 2.5 सेकंड्स, इसका मतलब 2.5 सेकंड में कार ए कार बी को क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। ठीक, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन में ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, पर उनकी प्रैक्टिस अब तुम्हें खुद से करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा 1D मोशन जो है सीबीएसई की बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1 डायमेंशनल मोशन, इसमें रिलेटिव मोशन भी पढ़ चुके हैं। तो तुम क्या करना है, तुम्हें होमवर्क में करना है जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है लास्ट में, तुम चाहो तो बीच के एग्जांपल भी देख सकते हो, क्योंकि बीच के एग्जांपल भी आ जाते हैं बुक के बीच में, जैसे चैप्टर चलता जाता है टॉपिक के बाद में एग्जांपल दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं। तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज के उस एग्जांपल को भी देखना है, सॉल्व कर लेना है, और एक्सरसाइज के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की बुक के जितने भी क्वेश्चंस है लास्ट में उन सबको कंप्लीट कर लेना है, पूरा कर लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है। अराउंड 28 क्वेश्चंस है, 20 के 28 पूरे अच्छे से कर लेने हैं। जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह आते हैं समझ में नहीं आते तो मेरे से पूछना है, ठीक है, तो उनको बता देंगे। अगर ज्यादा डाउट होगा तो यहाँ पर लेक्चर के अंदर उनको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। एक तो ये चीज करनी है तुम्हें, उसके बाद करनी है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो है, एग्जाम्पलर तो इसके पास नहीं है, वो कोई एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ये परचेज भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पलर के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जिसने एग्जाम्पलर एक बार भी देखी है तो उसमें पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में, फिर सेकंड जो पोर्शन होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है पर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे जेईई एडवांस के पेपर में आते हैं उस टाइप के। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनको तुम जल्दी सॉल्व कर लोगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लेवल के, तो जिनको पूरे अच्छे से समझ में आया तो वो उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इन सबको करने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर सेक्शन खोलना है, जो तुम्हारे पास शीट जो मिली होगी यहाँ से कोचिंग से जो मटेरियल मिला होगा प्रीवियस ईयर 2014 से 17 फिर 18 19, तो उनके जो 1 डायमेंशन मोशन के क्वेश्चन है उनको देखना है तुम्हें, उनको सोल्व करना है। उससे तुम्हें पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है इससे हम क्या क्या सीखें, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए तो उनको हम सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो उनको भी तुम्हें सोल्व करना है। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो खुद से सोल्व करना है तुम्हें पहले, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते या नहीं आते तो उनको पूछना है कि सर ये कैसे बनेंगे, तो उसको फिर हम बताएंगे कि ये इनको करने का मेथड क्या है। तो ये सब अभी तुम्हें करना है, ये सब होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, और इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना। तो तुम्हारे डाउट्स मैं बता दूंगा जल्दी, और फिर उसके बाद हम इसी में काइनेमेटिक्स में फिर 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको 2-3 तरह से पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। तो इसके बाद इसी का एक 2 डायमेंशनल मोशन का एक और टाइप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो तुम अभी क्वेश्चंस को ध्यान से, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है, और जो भी डाउट है उसको पूछ लेना। तो आज के लेक्चर में इतने पढ़ेंगे हम, ओके, थैंक यू।